हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टांस फॉर्म्ड न्यू सबस्टांस। जब एक या दो से ज़्यादा सबस्टांस मिलते हैं तो एक नया सबस्टांस बनता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए कोई सबस्टांस है और बी है, इन्होंने क्या फॉर्म करा है? सी, एक नया सबस्टांस फॉर्म करा है, उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुए यहाँ पर। और इस केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड क्या होता है? जैसे आइस है, आइस से हमने वाटर बनाया और वाटर को दोबारा से हम आइस भी बना सकते हैं, ये होते हैं हमारे फिजिकल मेथड। लेकिन इस मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन को। तो एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब एक या एक से ज़्यादा सबस्टांस मिलते हैं और एक नया सबस्टांस फॉर्म होता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम केमिकल रिएक्शन को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि केमिकल रिएक्शन जब हो रही है उस टाइम पर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट मतलब सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है गैस बन सकती है। हो सकता है कि जो रिएक्शन हमने कराई है वो पहले रिएक्शन होने से पहले सॉलिड हो, फिर रिएक्शन होने के बाद आइस लिक्विड बन जाए या फिर गैस बन जाए। फिर देखते हैं चेंज इन कलर। हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, पहले कुछ और कलर हो रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद कुछ और कलर हमें मिले। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट भी इसमें देखने को मिलता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इसमें रिलीज़ होती है। तो ये जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन हुई है, उसमें ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ देखते हैं? फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। काफ़ी सारे एंजाइम्स की हेल्प से हमारी बॉडी में जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वी रेस्पायर, हम जो रेस्पायरेशन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को गेन करते हैं और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ करी, ऑक्सीजन लिया है, ये रेस्पायरेशन प्रोसेस है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। फूड इज कुक्ड, खाने का पकना, खाने का पकना भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन पर जंग लग गया है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? तो केमिकल रिएक्शन हम कैसे देखने को हमें मिलेगा? तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाया गया है एयर में। जब उसको जलाया गया तो हमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि पाउडरी फॉर्म में था। ठीक है, वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखाती हूँ, ये एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ पर ये प्रोसेस हुआ है। देखिए यहाँ पर ये वॉच ग्लास है, इस वॉच यहाँ पर जो है मैग्नीशियम रिबन है जो कि एयर की प्रेजेंस में जलाया गया है। जब इसको जलाया गया यहाँ पर पाउडरी फॉर्म में इस वॉच ग्लास के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड आकर गिरता रहा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का है जो इस एक्टिविटी में देखने को मिला, वही हमने इसमें देखा है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर मैंने इसको किस में दर्शा दिया है? एक रिएक्शन में दर्शाया है। जो ये रिएक्शन हुई है उसे एक इक्वेशन करके दिखाया है। मैग्नीशियम है जिसको हमने एयर की प्रेजेंस में जलाया गया है और एयर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फॉर्म हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमने जो भी रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैं यही समझा देती हूँ कि क्या होते हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जब हम रिएक्शन करने से पहले जो सबस्टांस हम लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का पाउडर हमें अभी एक्टिविटी 1.1 में देखने को मिला एनसीईआरटी के अंदर। ये जो एरो है, ये एरो दर्शाता है कि अब ये रिएक्शन हो चुकी है और ये प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा वो होगा हमारा रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड पर होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसको हम रिएक्टेंट क्या होते हैं? जिनको हम लेते हैं। हु टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जिनको लिया गया है उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट कहते हैं जो कि जिनको द सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हुआ है। राइट हैंड साइड यानी कि जिन्हें हम राइट हैंड साइड पर लेते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट और जिन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट। चलिए एक इक्वेशन से बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ए और बी लिए हैं। ठीक है, ए और बी लिए तो हमें सी फॉर्म हुआ है। सी जो फॉर्म हुआ है वो राइट हैंड साइड पर है, वो हमारा प्रोडक्ट है। और
जो ए और बी है वो हमारा रिएक्टेंट है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मिला है। ठीक है, अब आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। अभी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कि चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो पता कर लिया कि क्या होता है। अब आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन है जिसे हम, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, जिसे हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सबस्टांस, जिसे हम सिंबल से भी दर्शाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने अभी अभी कहा था कि मैग्नीशियम को जो बर्न किया गया है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें। तो मैग्नीशियम हमने पूरा नाम ना लिखकर हमने इसका सिंबल यूज़ किया है, ऑक्सीजन का पूरा नाम ना लिखकर हमने इसका सिंबल यूज़ किया है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब बर्न हुए एयर में तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल के तौर पर इसको लाइन बाय लाइन लिख दिया है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया एयर में, एयर क्या है हमारी ऑक्सीजन, फिर बाद में हमें मिल गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नया टॉपिक आता है वो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है एक इक्वेशन का, वो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस में एक हाइड्रोजन गैस है, और ये मिलकर जब बनाती है ये बनाता है मिथाइल हाइड्रोक्साइड CH3OH। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करते हैं। मैंने सबसे पहले रिएक्टेंट बता दो क्या है। यहाँ पर ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है, और यहाँ पर CH3OH क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, पहला स्टेप है कि इनको बॉक्सेस में बंद कर दिया, हर एक मॉलिक्यूल्स को बॉक्स में बंद करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जितने रिएक्टेंट में नंबर है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कार्बन के हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, दोनों के हमें इक्वल करने हैं। तो देखिए चलो, हमारे पास पहले तो हमें ये देखना है कि कितने एलिमेंट हैं जो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट है जो कि हमारे इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं। तो कार्बन का नंबर जो रिएक्टेंट में है, पहले उसको गिन लीजिए कितना है। कार्बन का नंबर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये बैलेंसिंग है हमारी हुई हुई। उसके बाद आते हैं हम हाइड्रोजन के नंबर पे। हाइड्रोजन को देखिए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के नंबर 2 है, प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 3 ये रहे और एक 4, सॉरी 3 ये है और एक ये, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कितने, 4, प्रोडक्ट में 4 और रिएक्टेंट में 2, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए रिएक्टेंट में कितने हो गए हैं, 2 दूनी 4, और प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, 4। तो ये तो हमारा बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग जो मैंने आपको इस इक्वेशन में समझाई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीजन का नंबर, कि ऑक्सीजन का नंबर कितना है। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का नंबर देखेंगे हम तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर 1 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का नंबर 1 ही है। तो ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ये है, इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि हम यहाँ पर रिएक्टेंट को लिख देंगे। रिएक्टेंट ये है, हमारे दोनों एरो के पीछे वाले, और प्रोडक्ट है हमारे एरो के बाद वाले, ये दोनों हमने देख लिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, हम लेंगे यहाँ पर कि कितने हमारे, पहला स्टेप था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लीजिए। दूसरा स्टेप है कि हम इनको बॉक्सेस में बंद कर देंगे, हर एक मॉलिक्यूल को बॉक्स के अंदर बंद करना है, कर दिया। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हम सभी एलिमेंट को निकालेंगे बाहर कि कौन कौन से इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ है इसमें नहीं, तो हमारे ये जो है हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। उसके बाद हमें आयरन का नंबर देखना है। रिएक्टेंट में आयरन का नंबर 1 है, प्रोडक्ट में आयरन का नंबर 3 है, तो हमारा जो प्रोडक्ट में 3 नंबर है वही हमें रिएक्टेंट में भी लेना है। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गई बात समझ में। दूसरी बार हमने देखा ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आएंगे हम हाइड्रोजन पर। देखिए हाइड्रोजन के नंबर रिएक्टेंट में 2 है, अगर मैं हाइड्रोजन के नंबर प्रोडक्ट में देखूं तो हाइड्रोजन के नंबर भी 2 है प्रोडक्ट में, तो ये भी हमारी बैलेंस है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में हमारे ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर 1 है, और अगर मैं प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का नंबर देखूं तो कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 1 और वहाँ पर 4 ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। हो गया।
अब देखिए हाइड्रोजन के नंबर चेंज हो गए हैं, जल्दी से हाइड्रोजन को देखिए एक बार, ये तो हो गया बैलेंस। अब इसको एक बार चेक करना है हमें, तब ये कहेंगे कि बैलेंसिंग हुई है। एक बार चेक भी करना होता है सबको देखने के बाद, ये नहीं कि हो गया बस खत्म। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितने हो गए इसके हाइड्रोजन के नंबर, 4 × 2 8। और अगर मैं इसमें देखूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखूँ तो यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 की, तो यहाँ भी 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 से कर दी। ये हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हुई है। दोनों इक्वेशन में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा दी है। उसके बाद चलते हैं कि यहाँ पर देखिए कि हम क्यों करते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने का क्या रीज़न है, बैलेंसिंग करनी क्यों ज़रूरी है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि क्लास 9th में पढ़ा था, कि वहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता था कि मास जो है किसी भी मैटर का ना तो कभी ख़त्म होता है और ना ही कभी दोबारा से क्रिएट होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि हमें बैलेंसिंग करवाता है, हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी इन्वॉल्व किए गए हैं वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में बराबर होंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट के हैं वो बराबर होने चाहिए है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर, कि टाइप्स कितने हैं केमिकल रिएक्शन के। हमें इस चैप्टर के अंदर 5 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला टाइप से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आता है कंबाइन होना, यानी कि यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, उनके मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा? सिंगल प्रोडक्ट होगा। वो सिंगल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे किसी भी ऑप्शन में कि एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, तो वो हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन, ये नाम भी याद रख लेना, क्या पता कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना दे करके सिंथेसिस रिएक्शन दे दे। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ एक बार। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने एक यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से जब मिल करके इन दोनों ने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया HCl। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिएक्शन मैंने एग्जाम्पल में देती हूँ, जो कि NCERT का एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि NCERT की ही चीज़ें पूछी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा तो। ठीक है, अब यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, इसको जब वाटर से मिलाया गया तो इसमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड निकला। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। कैसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है? सिंगल प्रोडक्ट। इस सिंगल प्रोडक्ट को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। सिंगल प्रोडक्ट देखा हमने, तुरंत कह दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, मैं एक एक चीज़ NCERT की ही लूँगी, NCERT से बाहर कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि NCERT ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक ना पढ़ करके मेरे ये नोट्स पर भी ध्यान दे ले तो आपकी 99.9% NCERT कंप्लीट हो जाती है। अब मैं इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल है जो कि दे रखे हैं, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। ठीक है, हमने कोयले को जलाया किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई। ये भी किसकी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, सिंगल प्रोडक्ट मिला है हमें। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के मिलने से वाटर फॉर्म होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 4 एग्जाम्पल अब तक आपके हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शन आर ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर के बेस पे केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगली जो आती है, अब मैं आपको कराती हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जब बर्न होती है, ठीक है, जैसे कि मीथेन गैस है, यहाँ पर ली हमने मीथेन गैस।
मीथेन गैस बर्न हुई है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। जब ये बर्न होगी उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन आती किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ये मत सोचना यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला सिंगल प्रोडक्ट, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, तो आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद रख लेना। और ये आती किसमें, कॉम्बिनेशन। अभी मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कंप्लीट करा रही हूँ। दूसरी रिएक्शन आती है इसके अंदर रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पायरेशन करते हैं, चलो। अब मुझे ये बताइए, हमें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और एनर्जी के लिए हमें ज़रूरत होती है खाने की। और खाने को, जब खाना हमारे पेट में जाता है और वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो वो किस फॉर्म में टूटता है, सिंपलर फॉर्म में टूटता है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, देखो ठीक है, एक चार्ट के फॉर्म में समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे। देखिए, जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए यहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, फूड से। किससे मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है फूड से। और फूड हम खाते हैं, ठीक है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। और ये ऐसी नहीं कि हमने खाना खाया और हमें मिल गई, ये टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है। टूटने के बाद ये सिंपलर फॉर्म में जब टूट जाता है, उसके बाद ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। राइस है, पटेटो है एंड ब्रेड है। इन सब में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होगा, ये टूटेगा। ये टूटेगा किस फॉर्म में टूटेगा, टूटता है ग्लूकोज की फॉर्म में और प्लस में ऑक्सीजन की फॉर्म में। दो फॉर्म में ये टूट जाता है, ठीक है। और ये हमारी सेल्स के अंदर मिक्स हो जाता है, इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। क्लियर हुआ। और ये हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमें प्रोवाइड होती है, बताइए क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्रोवाइड्स होती है, ठीक है। और फिर जब हमें एनर्जी प्रोवाइड्स होती है तो हमारा एक प्रोसेस है जो कि रेस्पायरेशन, वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एक्सपायरेशन में जो हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है क्या है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। क्या होती है, हीट इसके अंदर रिलीज होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। मैं इसकी रिएक्शन भी समझा देती हूँ जो हमने की है ग्लूकोज वाली। हमें ग्लूकोज मिला C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, प्लस में ऑक्सीजन, यहाँ मैं लिख देती हूँ ग्लूकोज, और ये है हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद हमें क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में एनर्जी हमें मिली है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आ जाती है। देखिए इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, और आपसे एक उम्मीद है मुझे कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें अपने आप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको क्लासेस के बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन मिले कि मैं अब आगे कौन सी वीडियो डालने वाली हूँ, ठीक है। तो आप अपने उसके अंदर कमेंट्स ही पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो मेरे से क्वेश्चंस हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम सेकंड रिएक्शन। हमारी अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, अब आ गए हैं हम सेकंड पर, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सबस्टांस, यानी कि एक सबस्टांस होगा सिंपल, यानी कि सिंगल सबस्टांस होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो स्प्लिट होगा, टूटेगा 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांसेस में, ठीक है। देखिए मैं इसे दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हुआ है, टूटा है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। एक चीज़ याद रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तीनों किस में आती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आती है। अब 1 बाय 1 हम इनको करते हैं। मैं सबसे पहले कराती हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम किसी सॉलिड सबस्टांस को लेते हैं और इसको हीट कराते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग के द्वारा हमें ये रिएक्शन मिलती है। जैसे यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट,
क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने हीट किया। क्या किया हमने, हीट किया। हीट करने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला, प्लस में कार्बन ऑक्सीजन मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सिंगल रिएक्टेंट जब स्प्लिट हुआ, हीट हुआ, ठीक है, उसके बाद हमें दो प्रोडक्ट मिले हैं। तो ये आ जाएगी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में होगा तो ऐसे ही कि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पर इसमें हीट हो रही है, इसलिए हीट मतलब थर्मल मतलब ही हीट होता है। ठीक है, इसलिए हमारी इसमें आ जाएगी। सेकंड, एक और एग्जांपल है एनसीईआरटी का। सेकंड एनसीईआरटी का एग्जांपल में फेरस सल्फेट लिया है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ये एस का जो मतलब है सॉलिड है। यहाँ पर हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमें फेरिक ऑक्साइड मिला है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड मिला है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला है। यानी कि हमें एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल गए हैं। दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेकंड में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हम पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी को। किसको पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए, वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। पास कराने के बाद हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, देखिए, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड फॉर्म में है, सनलाइट पास कराई गई है, तो हमारा सिल्वर सेपरेट हो गया है और क्लोरीन भी सेपरेट हो गया है। मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर ये दिखा देती हूँ एक बार ये एक्टिविटी होते हुए। यहाँ देखिए, ये हमारे पास चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड रखा है, हमें सिल्वर को सेपरेट करना है, इसीलिए हमने इसको सनलाइट के आगे रखा है। सनलाइट के सामने रखने से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। और भी इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर आ जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। हमारी यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया है। तो ये तीनों रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, हीट को पास कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कराते हैं। फोटोलाइसिस में सनलाइट को पास कराते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड इक्वेशन, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ले रखी है, आप पहली इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आयरन है, प्लस में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है और आयरन हमारा सॉलिड फॉर्म में है। इसको क्या किया इसने, आयरन ने, ये मोर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसने क्या किया, कॉपर लेस इलेक्टिव एलिमेंट था, इसको हटा दिया और हटाकर खुद आ गया इसकी जगह पर और कॉपर को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है जिंक है सॉलिड फॉर्म में, प्लस में कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, जिंक +2 फॉर्म में होता है, कॉपर +2 फॉर्म में और SO4 2 नेगेटिव फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, जिंक ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इस लेस रिएक्टिव को सेपरेट कर देगा, ये खुद चला जाएगा सल्फेट के पास और उसे ले आएगा, यानी कि जिंक SO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया है और प्लस में कॉपर को सेपरेट कर दिया है इसने। ये रिएक्शन ऐसे होती है। इसकी 3 रिएक्शन है इसके अंदर, तीनों की तीनों आपको करनी है। एक लेड की है, लेड के साथ भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जिंक, लेड, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इन्होंने क्या करा, इसे डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और अपनी जगह आ गए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई है आपकी। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange।
देखो यहाँ पर क्या होता है, ये अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं और अपने आयंस एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे के साथ अपने आयंस एक्सचेंज करने के बाद ये नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही था, लेकिन उसमें फ़र्क था, उसमें यहाँ पर लेड था एक सिंगल, और उसने क्या किया था, उसे डिस्प्लेस कर कर कॉपर को खुद आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज करने हैं इन्हें, और ये जो है कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। चलिए मैं एक बार आपको एग्जाम्पल देकर डबल डिस्प्लेसमेंट का समझा देती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर हमारे पास है सोडियम सल्फेट। मैं लेती हूँ सोडियम सल्फेट को, Na2SO4, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, ये इसका सिंबल है। उसके बाद आता है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ठीक है। मैंने ये दो लिए हैं। अभी दो लेने के बाद क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं इसको देखूँ, किसको, सोडियम सल्फेट को, इसके अंदर ये सेपरेट होगा दो फॉर्म में। एक तो होगा Na+2 फॉर्म में, इस आयन में एक्सचेंज सेपरेट होगा, और होगा SO4 2 नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात करूँ तो Ba2+ और Cl2 नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पर सोडियम जो है वो जाएगा, इसका +2 चार्ज जाएगा इसके नेगेटिव चार्ज पर, और यहाँ पर फॉर्म कर देगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आता है यहाँ पर Ba+2 है, जो कि इसके SO4 2 नेगेटिव के पास जाएगा और यहाँ बना देगा BaSO4। यहाँ तक बात समझ में आई, जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। ये हमारा मिला है हमें बेरियम सल्फेट। अब सुनिए, ये बेरियम सल्फेट जो होता है ये होता है वाइट कलर का। कैसे कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, जो कि एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, इंसॉल्युबल। ये इंसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि मिक्स नहीं होता। अब हम ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो इंसॉल्युबल होता है, जो मिक्स नहीं हो पाता, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगर आपसे बोला जाए कि एक एग्जाम्पल दीजिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, तो आप वो रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और पता है आपको कि क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाता है, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन बताइए और उसके बाद ये बताइए आती किस में है, कौन सी रिएक्शन का नाम बताइए उसका, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। और ये जो है इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो हुआ है बेरियम सल्फेट। तो ये सब आपको बताना पड़ता है इसमें। और ये देखिए बहुत इजी है मेरे तरीके से। तो इसमें हुआ क्या है, बस सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, जिसमें हमने इसके आयंस को एक्सचेंज किया और एक्सचेंज करने के बाद हमें ये फॉर्म में मिल गया, इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 5वीं पर, ठीक है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखिए, और ऑक्सीडेशन का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो, रिडक्शन का मतलब है जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो। जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। आ गई ये बात समझ में। तो हम जैसे करेंगे, एक मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाना है। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर मैंने लिया है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद प्लस में हाइड्रोजन गैस ली है। यहाँ पर मैंने इनको हीट किया, हीट करने के बाद मुझे कॉपर मिला और प्लस में हाइड्रोजन। ये एक इक्वेशन दे रखी है सिंपल तरीके से, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ रिडक्शन हुआ है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी तक नहीं पता होगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है कहाँ रिडक्शन हुआ है। तो बताती हूँ, चलो। मैंने कॉपर ऑक्साइड को देखा सबसे पहले, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिया मैंने। कॉपर ऑक्साइड लेने के बाद यहाँ पर देखिए कॉपर के पास ऑक्सीजन है। जब कॉपर के पास ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को मैंने रिएक्टेंट, पहले मैंने यहाँ तक लिया है रिएक्टेंट, और ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हुई है और रिडक्शन रिएक्शन क्या हुई है। ये है कॉपर ऑक्साइड। अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड से इस कॉपर तक देखूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये रिएक्शन हो रही है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ही नहीं हो रहा है ऑक्सीजन का। जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होगा वहीं पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। चलिए यह देखते हैं कहाँ हो रही है। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया है, एडिशन हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये था। मैं चलिए एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। चलो यहाँ बता तो देते हैं कि कहाँ रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड में और ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आते हैं। मैं आपको बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, आपको नई नई वीडियोस भी सेंड करूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ, ताकि ये एक एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, यहाँ पर जिंक बना है प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर बताना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है। तो जब मैं जिंक ऑक्साइड को देखूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गई है। ठीक है, कार्बन को देखिए, कार्बन के पास ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये रहा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जो कोरोजन है, देखिए आपने देखा भी होगा कि जो आपके मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन है, तो आयरन के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है ब्राउन कलर की। जब मौसम हो मॉइस्चर का, एयर का, वाटर हो, एसिड, तो इन सब की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एक लेयर आ जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, वो लेयर किसकी होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, किसकी लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। तो हम उस जो लेयर आती है, हम कहते हैं कि जंग लग गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है वहाँ पर। आ गई ये बात समझ में। उसके बाद आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या है कि एक चिप्स का पैकेट होता है, हम उसके ऊपर भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी उसे कहते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस के अंदर होता क्या है कि वो क्या करती है, उसके बाद जैसे कि टाइम टू टाइम जब वो उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुकी है। एक टाइम के बाद वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन सॉरी। चलो अब हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे पूछिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर पूछिए और आपको मुझे बताइए कि आपको किस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, वो चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगी। और वैसे थैंक यू सो मच, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स में अपने, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।